बहुत स्वागत है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से सही दिशा में लेके जा रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पे आधुनिक काल के प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आज यहाँ पे हम आधुनिक काल के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, तो हिंदी के जनक यहाँ पे किसे माना जाता है? यहाँ पे आपका आंसर होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो इनकी जो रचना नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आषाढ़ महात्म है, अपवर्ग पंचक है, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा है। तो यहाँ पे जो नहीं पूछा जा रहा है, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि ये जो आषाढ़ महात्म है ये इनकी रचना नहीं है, और ये टीजीटी 2021 की परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। तो इनका यहाँ पे विश्लेषण भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि भक्ति सर्वस्व, अपवर्ग पंचक और हिंदी भाषा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जबकि आषाढ़ महात्म भारतेंदु की रचना नहीं है। तो यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनकी रचना से संबंधित, ये यहाँ पे देखे गए। वैशाख महात्म यहाँ पे वैकुंठ मणि शुक्ल की ये हो जाती है, जबकि भाषा योग वशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी की, और रूपक रहस्य यहाँ पे श्याम सुंदर दास की, और अगहन महात्म ये भी वैकुंठ मणि शुक्ल की है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कई रचनाओं के बारे में अवगत हो गए होंगे। आगे यहाँ पे है कि नाय यहाँ पे 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी गद्य के हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या यहाँ पे अभिधान दिया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या कि ये आधुनिक काल हो जाएगा। क्या हो जाता है? आधुनिक काल। आगे यहाँ पे है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से ही अभिहित किया जाता है। तो जीवन काल, पद्य काल, या फिर यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पे है संस्मरण काल या फिर गद्य काल। तो यहाँ पे गद्य काल इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? गद्य काल कहा गया है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा हम विश्लेषण देखते हैं कि हिंदी के आधुनिक काल को स्वतंत्र काव्य गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल कहा जाता है। तो गद्य काल अगर पूछा जाता है किसने कहा है, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से यहाँ पे अभिहित किया है? तो ये गद्य काल आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि इन्होंने गद्य काल के नाम से इसको अभिहित किया है। किसने किया है? तो यहाँ पे शुक्ल जी ने किया है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन यहाँ पे आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रजभाषा के पूछा जा रहा है। तो ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन जो कवि हैं ये यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर, आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। ये प्रश्न जो यहाँ पे पूछे गए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और यही प्रश्न आपको एग्जाम में थोड़ा सा कठिन लगने लगता है। यहाँ पे ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्धि कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, और इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंतिम प्रौढ़ कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका आंसर होना चाहिए। इसके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, काली यहाँ पे काशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और वीराष्टक, प्रकरण पदावली आदि इनकी रचनाएं यहाँ पे हो जाती हैं। किसकी? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो कि यहाँ पे अंतिम प्रौढ़ कवि के रूप में जाने जाते हैं, और आधुनिक काल के ये ब्रजभाषा के कवि यहाँ पे हो जाएंगे। इनके बारे में थोड़ा सा और है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 हरिद्वार में हुई, जबकि इनके सबसे प्रिय कवि थे बिहारी, इनके सबसे प्रिय कवि थे। और सतसई पर लिखी हुई टीका इनकी बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बिजोड़ थी। और उद्धव शतक 1929 में ब्रजभाषा में लिखी गई यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो कि एक ओर तो अपनी प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर यह मुक्तक। तो इस प्रकार से कब लिखा गया उद्धव शतक? तो 1929 में इसको लिखा गया है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है? तो यहाँ पे सब लोगों को ये आसान सा आंसर है इसका, यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि
इसमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति यहाँ पे आपको छांट करके बताना है। तो उनकी कौन सी कृति है, तो यहाँ पे उनकी जो कृति है वो उद्धव शतक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भ्रमर गीत सूरदास की और गीतावली यहाँ तुलसीदास की और रसमरथी यहाँ पे किसकी हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगी ये रामधारी सिंह दिनकर की। उद्धव शतक के लेखक कौन है, एक बार ये प्रश्न फिर आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पे रत्नाकर जी का नाम यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, तो ये अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली या फिर अपभ्रंश में है। तो उद्धव शतक जो लिखा गया है इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, और इसकी प्रसिद्धि का कारण भी ये जो ब्रज भाषा में इन्होंने इतना अच्छा लिखा है ये इसीलिए है। आगे यहाँ पे है कि उद्धव शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं इसमें, तो 116 है, 120, 130, 135 यहाँ पे आपको बताना है कि कितने यहाँ पे छंद इसमें प्रयोग किए गए हैं। तो उद्धव शतक में 118 छंद हैं, जो कि उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्धि कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके माध्यम से, तो यहाँ पे रत्नाकर जी के माध्यम से इनकी कलम की लेखनी से यहाँ पे बताया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं यहाँ पे रत्नाकर जी के बारे में। रत्नाकर जी ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों की रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कपि पोप के एस्ने ऑन क्रिटिसिज्म का यहाँ पे रोला छंदों में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार आ भी चुका है कि एस्ने ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में यहाँ पे अनुवाद किसने किया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किस नाम से किया है, तो यहाँ पे समालोचना दर्श के नाम से किया है। रत्नाकर के काव्यों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगा अवतरण, कलिकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक यहाँ पे ये रचनाओं के पुट देखने को मिलते हैं। आगे यहाँ पे है कि रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, तो उस छंद का नाम बताना है जो कि इन्होंने जिस छंद में लिखा है, तो रोला में इन्होंने लिखा है। किसमें, रोला छंद में इन्होंने इसको लिखा है। आगे है कि उद्धव शतक की हमको लिखे हैं कहाँ, हम क्यों लिखे हैं कहाँ, हम क्यों लिखे हैं कहाँ, कहन लगे कहन सभय लगी। तो पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है, तो यहाँ पे भाव का अपकर्ष है, भाव संधि है, भावोत्कर्ष है, या फिर यहाँ पे भाव सफलता दिखाया गया है। तो यहाँ पे भावोत्कर्ष यहाँ पे दिखाया गया है। क्या, भावोत्कर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपना अपना भाव यहाँ पे गोपियाँ पूछ रही हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी ने हमारे लिए क्या लिखा है, और दूसरी पूछी मेरे लिए क्या है, और सब लोग यहाँ पे यही पूछने में लगी हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कृष्ण जी ने क्या लिखा है। तो प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ रत्नाकर ने उद्धव शतक से ली गई है, और यह ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए उत्कंठित हैं और अकुलाकत यहाँ पे व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, और जहाँ भावोत्कर्ष यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे है भारतेंदु युग यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है, अन्य नाम यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, यहाँ पे पुनर्जागरण आंसर इसका हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भीतर भीतर सब रस चूस्यो, हंसी हंस के तन मन धन भूस्यो, पंक्ति किस कवि की है, तो ये किस कवि की है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ हो जाती हैं। किसकी हो जाएंगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम रत्न यहाँ पे साहित्यकार कौन हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये जो आधुनिक चेतना के प्रथम प्रणेता इन्हीं को माना जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता यहाँ पे प्रथम साहित्यकार यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना गया है। और इनके विषय में यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, रामविलास शर्मा ने कहा है। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा कर दिया है। ये वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, आचार्य शुक्ल ने कहा है। इस प्रकार से हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है। यहाँ पे राम स्वरूप चतुर्वेदी ने ये यहाँ पे कहा है।
आगे यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो किससे शुरुआत मानी गई है, यहाँ पे जो आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है वो यहाँ पे हो जाती है परीक्षा गुरु। आपका आंसर यहाँ पे बी होता है, बिल्कुल ही सही। आगे है कि भारतेंदु को युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई और अंग्रेजी ढंग का अपना पहला मौलिक यहाँ पे उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 है। यहाँ पे इसका सन जो है कई बार पूछा गया है। इससे पूर्व सद्दाराम फुल्लौरी ने भाग्यवती 1877 में यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 आजान एक सुजान यहाँ पे 1892 में लिखा गया है। 100 आजान एक सुजान भी 1892 में ये बालकृष्ण भट्ट का है, जबकि चंद्रकांता 1888 में है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास था देवकीनंदन खत्री का। यहाँ पे बच्चन सिंह ने चंद्रकांता को यहाँ पे 1891 की रचना मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 88 बताया गया है। आगे यहाँ पे तदीय समाज से किसका संबंध है, केशव सेन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका संबंध यहाँ पे बताया जा रहा है, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि तो यहाँ पे जो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ये हो जाता है। बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे प्रश्नों में बढ़ते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत यहाँ पे माना जाता है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी को। बी आंसर आपका यहाँ पे सही होता है। आगे यहाँ पे है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई है। तो 1878 में, 1880 में, 1889 में, 1882 में। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है वो यहाँ पे सही हो जाएगी। 1888 में इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। आगे यहाँ पे है कि अंग्रेज राज सुख साज सवे सब भारी पै धन विदेश चली जात इहें अति ख्वारी। ये पंक्ति किससे यहाँ पे ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाता है कि ये हो जाती है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये पंक्ति काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण है और इसी प्रकार की पंक्ति यहाँ पे पिछले वीडियो में मेरी पढ़ी हुई है इस भारतेंदु जी की। तो यहाँ पे इन पंक्तियों को अच्छे से पढ़ करके तैयार कर लेना है साथियों। ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। बस केवल आप लोग इसको केवल 2 या 3 बार ऐसे ही पढ़ते दोहराएंगे तो फिर ये जो है आपके जो पेपर में आने वाले प्रश्न हैं ये गलत बिल्कुल नहीं होंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।